25 जनवरी 2022 शाम 4 बजे। 1 फरवरी को ज्वाइनिंग। उस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन थी जिसे मैंने जनवरी की ठंडी शाम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा था। इस महीने की शुरुआत में मुझे भारत पे से एब्सेंस वॉलंटरी लीव लेने के लिए मजबूर किया गया था। एक $3 बिलियन लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी जिसे मैंने पिछले 3.5 सालों में बहुत तेजी से बनाया था, उसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। पूरी जनवरी मेरे लिए धुंधली रही। मुझ पर एक के बाद एक कंट्रोवर्सी से हिट किया गया। रैंसम कॉल से जो शुरू हुआ था वो एक लीक्ड ऑडियो बन गया, और फिर लीक्ड लीगल नोटिस, और फिर कोटक बैंक द्वारा दिए गए मनमाने बयान। जब पूरा देश शार्क टैंक इंडिया को एंजॉय कर रहा था और एंटरप्रेन्योरशिप की नई लहर को सेलिब्रेट कर रहा था, जो इस देश में और लाखों टीवी स्क्रीन्स पर रोज रात को 9 से 10 बजे आती थी, मैं एक बोर्ड बैटल में लड़ाई कर रहा था जो मुझसे भारत पे का कंट्रोल छीनना चाहते थे। महीने के आखिरी हफ्ते में मैं अपने ही को फाउंडर, हायर मैनेजमेंट और भारत पे के इन्वेस्टर्स के धोखे और पॉलिटिक्स को संभालने में लगा हुआ था। एक बार जब मैं इस वॉलंटरी लीव पर गया तब मुझे पता चला कि भारत पे के मालवीय नगर वाले ऑफिस के लॉक बदल दिए गए थे, सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे, मेरे ऑफिस और डेस्कटॉप को तोड़ दिया गया था और वहां पर बाउंसर तैनात कर दिए गए थे। न केवल ये चीज़ें अजीब थीं बल्कि गलत भी थीं, और जब मैंने इस हरकत का एक्सप्लेनेशन मांगा तब बोर्ड ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ये साफ था कि मुझे बहुत सारी चीज़ों से डील करना था, लेकिन उस समय मुझे एक चीज़ की शांति ज़रूर मिली थी। कोटक बैंक वाला मुद्दा आगे नहीं बढ़ा और प्रेस का उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब मेरा फिर से ऑफिस जाने का और बिजनेस के अगले ग्रोथ फेज पर फोकस करने का समय आ गया था। इसीलिए मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन भेजी। 25 जनवरी 2022 शाम के 4:52। मैं घर पर अपनी डेस्क पर बैठा था और जनवरी के सूरज की किरणें मेरे कंधों पर पड़ रही थी। उस वक्त मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा था जिन्हें मुझे सॉल्व करना था। खास करके हमें नए बैंकिंग लाइसेंस को यूनिटी एसएफबी पर ऑपरेशनलाइज करना था। ये पहला लाइसेंस था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी इंडियन फिनटेक कंपनी को दिया था, और हमें परेशान पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी का टेकओवर भी कंप्लीट करना था। ये वीएसएस यानी सचिन बंसल नहीं था, बल्कि अशनीर ग्रोवर था जिसने पहली बार किसी फिनटेक को मिलने वाला बैंक लाइसेंस जीता था। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था। मुझे यकीन था कि ये कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी क्योंकि हमें पहले 1 लाख डिपॉजिटर्स को उनके कैपिटल का एक्सेस देना था जो उनके पीएमसी बैंक अकाउंट में 2 साल से फंसा हुआ था। मेरा थॉट प्रोसेस मेरे इनबॉक्स में एक ईमेल आने के नोटिफिकेशन के साथ ही टूट गया। उनकी सब्जेक्ट लाइन थी 11th बोर्ड मीटिंग के लिए शॉर्ट नोटिस। सरप्राइज की बात यह है कि मैंने फिर से ऑफिस कंटिन्यू करने का प्लान किया। ये कंपनी को इन्फॉर्म करने के 1 घंटे के अंदर ही मुझे भारत पे के कंपनी सेक्रेटरी से मेल आया था जिसमें मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि शॉर्ट नोटिस पर एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है जो अगले 3 घंटे में ही थी। हम रात की 8 बजे जूम पर मिलने वाले थे। मुझे एक बहुत बड़ा शॉक लगा जब मैंने एजेंडा नाम की फाइल पर क्लिक किया। उसके आइटम नंबर 5 ने मुझे हैरान कर दिया। वो ये कह रहा था, रिव्यू कमेटी चाहती है कि वो इस बात को कंसिडर करे और एक्सेप्ट करे कि मिस्टर अशनीर ग्रोवर को मार्च 31, 2022 तक छुट्टी पर रखना चाहिए। 25 जनवरी 2022 रात 8 बजे। मेरा नाम अशनीर ग्रोवर है। मैं जूम पर न्यू दिल्ली से मीटिंग अटेंड कर रहा हूं और मेरे साथ इस रूम में कोई नहीं है। उस मीटिंग का जरूरी रूल कॉल ही एक ऐसा पार्ट था जिसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता था। चेयरमैन रजनीश कुमार ने 10 मिनट लेट ज्वाइन किया और उन्होंने सबसे पहले शार्दुल, अमरचंद, मंगलदास और अल्वारेज और मार्शल की टीम को वर्चुअल मीटिंग लीव करने के लिए कहा। उन्हें पहले इस बोर्ड मीटिंग में बुलाया ही क्यों क्या? अगर उन्हें मीटिंग छोड़कर ही जानी थी तो क्या चेयरमैन को इस मीटिंग की इनवाइट लिस्ट पहले से नहीं पता थी? मीटिंग शुरू होते ही कहा गया कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए 2 मेंबर की कमेटी बनाने के रेजोल्यूशन को पास किया गया। इस 22 जनवरी 2022 को बनाई गई कमेटी ने शार्दुल, अमरचंद, मंगलदास एंड को लॉ फर्म की सर्विसेज 23 जनवरी को ली और उन्होंने अकाउंटिंग फर्म एल्वरेज एंड मार्शल की भी सर्विसेज ली हैं। और तो और
एल्वारेज एंड मार्शल की सर्विसेज को पहली बार 25 जनवरी को बोर्ड के सामने लाया जा रहा था। मुझे और सदमा देने के लिए बताया गया कि एल्वारेज एंड मार्शल ने मेरे खिलाफ कुछ ढूंढ लिया है। और तो और उन चीज़ों के बेसिस पर जो मुझे भी नहीं पता थी, बोर्ड ने मुझे कंपलसरी एब्सेंस लीव दे दी और मुझसे एमडी की सारी पावर्स छीन ली। कुछ दिन बाद मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि एल्वारेज एंड मार्शल की टेम्पररी रिपोर्ट 24 जनवरी 2022 डेट की थी। इस केस में मुझे ये विश्वास करना था कि उन्होंने अपॉइंटमेंट के एक ही दिन में रिपोर्ट इशू कर दी, और वो भी बोर्ड से ऑफिशियली मिलने से पहले। मेरे पूरे करियर में मैंने कभी किसी लॉयर या अपॉइंटमेंट फर्म को एक दिन में अपॉइंट होते हुए नहीं देखा, और यहां तो उन्होंने एक ही दिन में काम खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी एक ही दिन में रिलीज कर दी। अचंभित हाल में मैं बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई थी। मैंने बोर्ड द्वारा आइटम नंबर 5 को लागू करके मुझे बाहर निकालने से पहले ही मेरे व्यूज की रखने की अपॉर्चुनिटी मांगी। मैंने रिव्यू कमेटी की ज़रूरत और उसके कॉम्पोजिशन को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि वो शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो नहीं करती। और मैंने ये भी पॉइंट किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिव्यू ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को कवर किया। तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से सब लोगों को छुट्टी पर होना चाहिए था। मुझे अकेला क्यों बाहर किया गया? क्या मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट थी? और किसके कहने पर लॉ फर्म को अपॉइंट किया गया? मेरे सवालों का दूसरी साइड से सन्नाटे के साथ जवाब मिला। फिर मैंने चेयरमैन रजनीश कुमार को कहते हुए सुना कि तुम अब कॉल कट कर सकते हो, क्योंकि हमें प्रपोजल के लिए वोटिंग करनी है। ये साफ था कि मुझे बाद में पता चलेगा कि प्रपोजल को सबने साथ मिलकर पास कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बोर्ड मुझे गलत करने के लिए एक्यूज कर रहा था, तब मेरा उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था, और रिव्यू असल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज, प्रैक्टिस और कंपनी कोड का होना चाहिए था। 26 जनवरी 2022 एक और ईमेल। 25 जनवरी की मीटिंग का आउटकम। इस बार मुझे 31 मार्च 2022 तक कंपलसरी लीव पर जाने के लिए कहा गया और ऑफिस न आने के लिए कहा गया। जब तक गवर्नेंस रिपोर्ट ना आ जाए, मुझे प्रेस, एम्प्लॉय, बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, वेंडर्स और किसी भी और कंपनी के एसोसिएटेड इंसान से बात करने के लिए मना किया गया, और यहां तक कि मुझे अपना लैपटॉप वापस देने के लिए भी कहा गया। और ऐसे ही एक सक्सेसफुल यूनिकॉर्न के न्यू एज फाउंडर, जिसे सेलिब्रेट किया जाता था, वो जो उनके मन की बात करने में विश्वास रखता था, वो जिसने स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को शार्क टैंक इंडिया के जरिए मेन स्ट्रीम में लाया, वो जिसने अपने इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, और अब मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया गया जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मुझे उस कंपनी को बिल्ड करने में 42 मेहनत भरे महीने लगे, और उन्हें मुझे बाहर निकालने में सिर्फ कुछ घंटे लगे, और वो भी एक प्री प्लान्ड मूव के साथ। प्रेस, या यूं कहें कि इंडिया में चल रहे बिजनेस न्यूज आउटलेट्स के लिए एक और बार फील्ड डे हो रहा था, और वो रिवॉर्ड्स के लिए न्यूज पब्लिश कर रहे थे। भारत पे फ्रॉड के कंसर्न्स की वजह से फाउंडर अशनीर ग्रोवर को फायर कर सकती थी। ये 30 जनवरी को एक बड़े बिजनेस डेली ने कोट करते हुए अनडिस्क्लोज लोग डेवलपमेंट से फेमिलियर हैं रिपोर्ट किया। अगर ये शार्क टैंक इंडिया का कोई एपिसोड होता तो मैं जरूर कहता ये सब दोगलापन है। ये लाइन इंडिया के हर एक यंग और एम्पैथेटिक इंसान की इमेजिनेशन को कैप्चर कर चुकी थी। अब शायद मुझे कहना चाहिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।